गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आर के सिंह, आपका फिजिक्स में सहयोगी। डे टू डे इम्प्रूवमेंट कैसे करें, हर चैप्टर पे डिस्कशन विस्तार पूर्वक किया जाएगा। एग्ज़ाम भी करीब आ रहे हैं आपके, तो अभी से बिल्कुल रेगुलर हो जाइए। आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए क्लास में, जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो क्लास की नोट्स होगी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। स्वयं की बनाए स्वयं जो आप लोग तैयार करते हैं क्लासरूम अटेंड करते समय। तो आइए, जो हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है ना, वो पार्ट 3 में हम डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। उसमें से कुछ चीज़ें ब्रेकअप हो गई थी, उसके लिए सॉरी। आज उसको हम डिटेल में यहाँ डिस्कस कर लेंगे। पार्ट 4 ये हमारा होगा। तो उसमें एक एप्लीकेशन था, जैसे कोई पेंडुलम बाब है, मान लीजिए कोई पेंडुलम बाब है। पेंडुलम बाब मतलब कोई मेटालिक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, कोई गोला धातु का, और वो किसी स्ट्रिंग से किसी जगह से हैंग कर रहा है। मान लीजिए यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो यल है और इसका मास यम है। मास ऑफ द पेंडुलम bob equals to m kg. Length of hanging string equals to l मीटर, है ना। और ये एज्यूम किया जाता है कि ये दिख भी रहा है और एक्चुअली होता प्रैक्टिकली जो है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल आप किए होंगे और 11th वगैरह में ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल करेंगे भी, कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द बॉब इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दैट मीन्स अगर इसकी रेडियस r है तो l प्लस r इक्वलेंट टू l, ये मान कर चलते हैं। वरना जब हम एक एप्रिसिएबल अमाउंट लेते हैं, एप्रिसिएबल रेडियस होगी, तो दैट विल ऐड। तो हमें क्या करना है कि लेट द periodic time or oscillatory time t of the pendulum bob, है ना, depend on L and M. Then what will be the relation between TL and M, है ना, and G। इस G क्या है? वो उस स्थान की ग्रेविटी है जहां पे वो हैंग कर रहा है पेंडुलम बॉब। ये कैसे निकालेंगे, है ना, इसको कैसे निकालेंगे? तो नाउ सपोज, अब देखिए यहां पे 2-3 चीजें हैं कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने में, कोरिलेशन डेवलप करने में, कि टाइम पीरियड यहां पे क्या है, ये एक तो लेंथ हो गई इसकी, एक इसका मास हो गया, और हम ये मान लिए हैं कि रेडियस ऑफ द बॉब इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वेरी वेरी स्मॉल r is very very
स्मॉल कंपेयर टू एल, लेंथ ऑफ द हैंगिंग स्ट्रिंग। तो सपोज T इज proportional to mass of the bob to raised power L, proportional to length of the string power B and proportional to gravity to the power C। भाई तीन चीजें हैं यहां पे, एक तो इस पृथ्वी की ग्रेविटी है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास है बाब का, है ना, और ये फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा, और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ग्रेविटी जी। तो हम ये सपोज कर लिए, हमने ये मान लिया कि T इज प्रोपोर्शनल टू m टू रेज पावर a, लेंथ टू रेज पावर b एंड g टू रेज पावर c, और T इक्वल्स टू k m टू रेज पावर a, l टू रेज पावर b, g टू रेज पावर c, वेयर k इक्वल्स टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट, है ना, ये मानकर चलते। अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो हम इसको कैसे करेंगे हम आपको डिटेल में बताऊंगा, इसको बता ही रहा हूं। अब आइए इसको कैसे सॉल्व करें। अगर हम ए बी सी की वैल्यू इससे निकाल लेंगे डायमेंशन मेथड से, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, उसको एक बार पुनः आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहां से ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि दोनों तरफ की डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ ईच टर्म मस्ट बी द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टू द ईच टर्म, है ना, ये चीज होगा। नाउ be highly careful what I am going to write on the blackboard। आपको मैंने कहा now T equals to K m to raise power a, l to raise power b and g to raise power c। Our dimension of T must be equal to K m to raise power a dimension of and this is equal to dimension of k into m, mass of the bob, m to raise power a, l क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द हैंगिंग स्ट्रिंग which suspends the pendulum bob, l to raise power b and g की डायमेंशन क्या होती है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसी अट्रैक्शन से पृथ्वी किसी वस्तु को जो आसपास होती है अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो एक्चुअली है क्या, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। एक चीज और नोट करिए, पृथ्वी खुद एक्सेलरेट होती है ऑब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है इसलिए इसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होता है। तो दिस इज इक्वल टू LT-2, तो ये हो जाएगा LT-2 टू द रेज पावर c, और k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो यहां पे आ जाएगा m टू रेज पावर a, l टू रेज पावर b, l टू रेज पावर c, t टू रेज पावर -2c, और यहां t क्या है, पीरियोडिक टाइम है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम बॉब, एंड दैट कम्स आउट टू बी m टू रेज पावर 0, l टू रेज पावर 0 और t अपने आप में कंप्लीट है। अब देखिए दैट कम्स आउट टू बी m टू रेज पावर a, l टू रेज पावर b प्लस c और t टू रेज पावर -2c। अब क्या है कि दोनों तरफ की द डायमेंशन ऑफ RHS मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ब्रैकेट ऑलरेडी क्या है, ये ब्रैकेट जो है वो ऑलरेडी डायमेंशन को डिनोट करता है, तो ये डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, दैट लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 0, b प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्योंकि l 0 है, और -2c इक्वल्स टू 1 क्योंकि यहां पे 1 है, t टू रेज पावर 1 है। दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू -1/2 और b इक्वल्स टू 1/2 यहां से, है ना। इसका मतलब
कि टाइम पीरियड ऑफ oscillation of pendulum bob under influence of gravity only is t, क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू के m टू रेज पावर a की वैल्यू 0, l टू रेज पावर b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1 g टू रेज पावर -1/2, दिस इक्वल्स टू k √L/g। ये हो गया। और प्रैक्टिकली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो k की वैल्यू जो है, k क्या है, न्यूमेरिक है। k कम्स आउट टू बी ड्यूरिंग प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन k कम्स आउट टू बी 2 पाई। तो ये फार्मूला आता है t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g, है ना। t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g, ये एक फार्मूला। अब इसको आप नॉर्मली देखिए कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस से हमने इस फार्मूला को डिराइव किया। एक चीज और आपके मन में ये बात कौंध रही होगी, जो मैं संयोग से उसमें नहीं जोड़ पाया, वो मैं बता रहा हूं। वो क्या है, वो ये है कि ये जो पेंडुलम बॉब है ना, मान लीजिए इसका मास m है, फोर्स mg लगा, और ये एक बार मैंने पुश किया इसको थीटा एंगल इस दिशा में, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट x है इसका लीनियर, है ना। ये टेंशन इससे t हो गया, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं थीटा को भी काउंट किया, t को, कि t इज प्रोपोर्शनल थीटा टू रेज पावर समथिंग पावर a1। थीटा इसलिए काउंट नहीं मैंने रखा क्योंकि थीटा क्या है, एंगल है प्लेन में, है ना, एक रेशियो है। थीटा हैज नो डायमेंशन। एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल को क्या डिफाइन करते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज इक्वल टू रेशियो। तो ये डायमेंशन ऑफ थीटा क्या है, शून्य है। थीटा के ऊपर कोई डायमेंशन है नहीं, तो इसको अगर उसमें रखेंगे भी कि t इज प्रोपोर्शनल ए थीटा टू रेज पावर a1, प्रोपोर्शनल m टू रेज पावर a, प्रोपोर्शनल l टू रेज पावर b, प्रोपोर्शनल g टू रेज पावर c, और t इज इक्वल टू k थीटा टू रेज पावर a1, m टू रेज पावर a, l टू रेज पावर b, g टू रेज पावर c। इसके लिखने का कोई मतलब नहीं, इररिलेवेंट होगा, क्योंकि थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है। थीटा हैज नो डायमेंशन, है ना। तो वो टर्म उसमें आएगा ही नहीं, है ना। इस बात को स्पष्ट समझिए। एक आध प्रॉब्लम और हम टिकलिश प्रॉब्लम कर रहे हैं। रियल गैस इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, PV इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। अगर मान लीजिए कोई बॉक्स है ना, इसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, T इज इक्वल टू टेम्परेचर, वहां अभी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, यहां पर T टेम्परेचर है, और R PV इज इक्वल टू, और स्पष्ट लिख दें, PV इज इक्वल टू nRT। R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, हम बताएंगे आगे के चैप्टर में। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कंटेन्ड इन
द बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V. P equals to pressure of gas, V is equal to volume of the कंटेनर. ये पढ़े होंगे इक्वेशन 10th में, इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने. PV इज इक्वल टू NRT, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा. उस दोनों को मिला देने के बाद स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT. ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है. आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल इन द सेंस पढ़े होंगे कि आइडियल क्या मतलब होता है कि उन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है. द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल कंपेरेबल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इररिलेवेंट, दैट इज नेग्लिजिबल, है ना. ये चीज आप लोग पढ़े होंगे. लेकिन रियल गैस इक्वेशन एक्चुअली जो आता है, जो रियल गैस इक्वेशन है जो कि वान डर वाल्स साइंटिस्ट ने डिराइव किया, वो एक्चुअली जो वास्तविक में, ये तो एक कल्पना है कि आइडियल गैस होगी तो ऐसा इक्वेशन होगा. टेम्परेचर T है, अगर n मोल ऑफ गैस इज कंटेन्ड इन द बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V at temperature T, then pressure of the gas is given by PV is equal to NRT. या अपोजिटली कह सकते हैं कि P into V multiplies is equal to NRT, then temperature will be T. डिग्री केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं इसको. एक्चुअली जो गैस इक्वेशन है वो ये है रियल गैस इक्वेशन. ये तो आइडियल था. वान डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन वो ये है P प्लस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इंटू कैपिटल V माइनस B इज इक्वल टू NRT के, है ना. P क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस. V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. And R is the ideal gas constant. Practically T is equal to temperature in डिग्री केल्विन. ये गैस इक्वेशन आता है. यहां पे एक सिंपली हम इस गैस इक्वेशन को मैंने रिप्रेजेंट किया, ये मैंने लिखा. उसके बिहाइंड एक कारण है. अब आपको पूछ रहा है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है तो what will be the dimensions of A and B. ये B और A जो इस ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इनकी डायमेंशन क्या होगी, कैसे निकालेंगे. तो पहली बात तो आप ये जानते हैं, पिछले माय प्रीसीडिंग लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टॉट टू ऑल ऑफ यू दैट same quantity in physics, same quantity will be added, same quantity will be subtracted from each other. इसका मतलब कि अगर दो क्वांटिटी जो कि नेचर में सेम हो, ये भी एक चीज है कि नेचर में सेम हो, उनकी डायमेंशन सेम होगी, है ना, उसी को ऐड कर सकते हैं. तो ये जैसे P प्लस A अपॉन V स्क्वायर है. V क्या है? वॉल्यूम, है ना. तो P क्या है? प्रेशर. तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, इसका मतलब ये इसमें ऐड तभी हो सकता है जब डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर. ये अंडरस्टूड है भाई. टेम्परेचर में हम मास तो ऐड नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है ना. और प्रेशर में हम टेम्परेचर ऐड नहीं कर सकते, है ना. तो इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर. और डायमेंशन ऑफ P प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. दिस इज इक्वल टू ml T माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर एंड कम्स आउट टू बी ml माइनस 1 T माइनस 2. इसका मतलब कि ml माइनस 1 T माइनस 2 इक्वल्स टू A अपॉन V स्क्वायर. V डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू LQ, है ना. तो ये हो जाएगा L टू रेज पावर 6, है ना. LQ का स्क्वायर हो गया. एंड दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू
L minus 1 T minus 2 into L6 and this comes out to be ML5 T minus 2। ये तो रहा एक ही डायमेंशन क्वेश्चन में। ये क्या आया, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू ML5T माइनस 2। अब देखिए कि डायमेंशन ऑफ बी हमको फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ बी, और ये क्या है, वॉल्यूम। तो V में से B तभी सबट्रैक्ट कर सकते हैं जब नेचर ऑफ V एज वेल एज द डायमेंशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू द नेचर ऑफ B एंड द डायमेंशन ऑफ B। इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ V इज मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B एंड दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V क्या है, LQ, है ना। तो डायमेंशन ऑफ B भी वही होगा। ये सिंपल प्रॉब्लम रही। अब देखिए जैसे इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन हम आगे के चैप्टर में बताएंगे। जैसे साउंड वेव क्या है, एक प्रोग्रेसिव वेव है। लाइट वेव क्या है, एक प्रोग्रेसिव वेव है। इसका जनरल फार्मूला होता है y इज इक्वल टू, तो बहुत ही जनरल है, AE⁻k.r माइनस I रियल वैल्यू। लेकिन इसको जनरली हम लिखते हैं साइन कोसाइन फंक्शन में, y इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी माइनस kx, या कास में ऐसे लिखिए, या इसका मोर लास्ट हम अगले जब एक्सप्रेशंस देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे 3 डायमेंशन लिखें या 2 डायमेंशन। ये एक जनरल फार्मूला है प्रोग्रेसिव वेव का। वो क्या है कि ये प्रोग्रेसिव वेव ऐसी है, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, a क्या है एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k को बोलते हैं वेव नंबर, उसका रिप्रेजेंटेशन एक है। तो ये प्रोग्रेसिव वेव जो है ऐसे चलती है, साइन 0 पे 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और ये क्या है, यहां पे एक्चुअली π/2 हो जाएगा, तो साइन π/2 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये y है और ये x है। तो x डायरेक्शन में वेव जो है, ये x डायरेक्शन में वेव प्रोग्रेस कर रही है, चाहे वो साउंड वेव हो सकती है या लाइट वेव हो सकती है। अब देखिए, ये तो जनरल मैंने एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बता दिया समझने के लिए। हमारे पास इक्वेशन ये है। अब देखिए, जैसे पहले मैंने शुरू में बताया कि जो फंक्शन साइन कोसाइन या एक्सपोनेंशियल हो, माने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, टैन कुछ भी हो, सेक हो, जो भी हो, तो साइन कोसाइन फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसकी ड्रॉबैक है। क्योंकि साइन जो होता है, साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, ये क्या है एक्चुअली, ये एंगल है ना, ये ऑलवेज -1 और 1 के बीच होता है। ये क्या है, एक न्यूमेरिक है, और न्यूमेरिक हैज नो डायमेंशन, है ना। तो एक्चुअली ये तो एंगल है, तो होगा ये। अब देखिए, आपके पास ये इक्वेशन है, तो पूछ दिया कि फ्रॉम एबव इक्वेशन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ k। हमें k के विषय में कुछ नहीं पता है, डायमेंशन ऑफ k बता दिया, पूछ दिया। अब कैसे निकालेंगे, तो सिंस इट हैज बीन रिकन साइन ऑफ, देखिए इस फंक्शन को लीजिए, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx, तो निश्चित रूप से ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। मान लीजिए θ1 इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड θ2 इज इक्वल टू kx, है ना। तो ये दोनों एंगल हैं, तो डायमेंशन ऑफ θ1 है ना, इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ kx। आई डू नॉट नो द डायमेंशन ऑफ k,
आई डू नॉट नो द डायमेंशन ऑफ के, देन डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी, थीटा वन की डायमेंशन क्या है, एंगल की डायमेंशन 0 है। तो डायमेंशन ऑफ के इक्वल्स टू, इसको कांस्टेंट लिख लीजिए समथिंग, या डायमेंशन ऑफ थीटा वन अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, एक्स क्या है, एक्स लेंथ है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट कम्स आउट टू बी L - 1। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ के इक्वल्स टू m0 LT0 है ना, ये आ गया, समझ में आई बात, ये चीज हो गया। वैसे के का रिप्रेजेंटेशन होता है 2 पाई बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द प्रोग्रेसिव। के इक्वल्स टू होता है एक्चुअली 2 पाई बाई लैम्डा कॉल्ड वेव नंबर। आगे हम जब वेव पढ़ाएंगे तरंग तो उसमें डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या होगा कि डायमेंशन, यहां से भी देखिए डायमेंशन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, तो L - 1। तो ये सिंपल एप्लीकेशन है। इसी तरह से एक ये सोलिए Q इक्वल टू Q0 e रेज़ पावर माइनस T अपॉन RC। सॉरी, इसको ऐसे इक्वेशन को लिखिए, Q इक्वल टू Q0 e रेज़ पावर 1 माइनस e रेज़ पावर माइनस T अपॉन RC, है ना। ये है आपका डिस्चार्ज ऑफ ए कंडेंसर। ये बाद में हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर को, कंडेंसर जब बताएंगे तो कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि T इक्वल्स टू 0 रखेंगे, है ना, तो e रेज़ पावर 0 तो Q इक्वल टू Q0। कोई ऐसे कंडेंसर है, चार्ज है ना। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज को अपने में समेटे रहता है ना। तो अब देखिए ये इक्वेशन यहां पे डायमेंशन निकालने के लिए मैंने डिस्कस किया। अब हमको पूछ रहा है कि C की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है। तो अब यहां पे e रेज़ पावर माइनस T अपॉन RC, इसका मतलब T अपॉन RC क्या होगा, वो डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। मान लीजिए कि T अपॉन RC पावर है ना, क्योंकि e की रेज़ पावर कोई मास तो केजी लिख नहीं सकते, e रेज़ पावर कुछ मीटर नहीं लिख सकते, है ना। तो T अपॉन RC इज इक्वल टू डायमेंशन लेस। इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ C इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T अपॉन डायमेंशन ऑफ R। और R क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है। R की जो डायमेंशन होती है वो V अपॉन I, है ना, वोल्ट बटा एम्पियर। और वोल्ट क्या होता है वो W अपॉन Q, mL2 T माइनस 2 अपॉन I इंटू T, है ना। तो हो जाएगा mL2 T माइनस 2 अपॉन I इंटू T इंटू I क्या है, करंट की डायमेंशन है ना। तो दिस इक्वल्स टू mL2 T माइनस 2 I स्क्वायर T एंड दिस इक्वल टू mL2 T माइनस 3 I माइनस 2। तो ये T क्या है, वही टाइम T अपॉन mL2 T माइनस 3 I माइनस 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी m माइनस 1, है ना, और L माइनस 2 T रेज़ पावर 4 I रेज़ पावर 2। तो ये डायमेंशन आई, ये है कैपेसिटर की डायमेंशन, है ना। ये चीज m माइनस 1 L माइनस 2 T रेज़ पावर 4 I रेज़ पावर, क्योंकि T ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और ये माइनस हो जाएगा, तो यहां से, तो ये से हम फार्मूला।
डिराइव करते हैं। आज यहीं तक बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और आने वाले समय में और सारी टिपिकल प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए रेस्ट है। नेक्स्ट कल टुमारो आई विल टेक अगेन ए क्लास फॉर दिस चैप्टर टू सॉल्व some very peculiar and different type of problems on the basis of dimensional analysis, and on aftermath of this we all of our go through next chapter, है ना। तो आपके आज के लिए यहाँ यहीं, थैंक यू।